तो आज का आपका लेक्चर डे 15 एनसीईआरटी हिस्ट्री का लेक्चर 3। अब हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हुए लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, कितने एडवांस सिविलाइजेशन थी, ये सब कुछ। तो हुआ क्या, ये सिविलाइजेशन अचानक खत्म क्यों हो गई और गायब कहाँ हो गई? ये है एक सबसे बड़ा जो यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है। देखो, अब इसकी थ्योरीज हैं अलग अलग। थ्योरीज ऑफ एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों खत्म हुई, उसके अलग अलग थ्योरीज हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज हुआ। अब क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होगा? देखो, क्लाइमेट चेंज के कारण दो इफेक्ट यहां पे आने लगे। सबसे पहले तो जैसे जैसे अर्थ वार्म हुई वैसे वैसे आपके नेचर, वेजिटेशन, हर चीज ने पैटर्न चेंज किया। इसी के साथ साथ जो आपके रिवर्स थे, रिवर्स में पानी बढ़ने लगा, क्योंकि देखो जितनी भी इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी की सारी आपके पानी लेके आती हैं ग्लेशियर्स से। ग्लेशियर्स का पानी है इसमें। अगर क्लाइमेट चेंज होगा और अर्थ वार्म होने लगेगी, आपकी रिवर्स में वाटर बढ़ने लगेगा, पानी बढ़ने लगेगा, वाटर इंक्रीज होने लग जाएगा। अगर पानी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो आपकी अपने आप क्या होगा, नदी के आसपास के एरिया में फ्लडिंग होने लग जाएगी। अब क्योंकि इन्होंने अपने शहर नदियों के आसपास बनाए थे, ये इनके शहरों में पानी घुसने लग गया। इसके हमें सबूत मिले इनके कई शहरों में, जहां पे ऐसे लग रहा है कि जैसे बार बार पानी इनके शहरों में एंटर कर जाता था। क्योंकि हर बारी कहीं पे भी पानी आता है ना, पानी हमेशा, अगर ये कोई दीवार है, पानी जिस लेवल तक आता रहता है ना वहां पे हर बारी आके कोई ना कोई मार्क छोड़ जाएगा। तो इससे पता चलता है यहाँ पे इनके शहरों में पानी आने लग गया था। तो शायद, और एक तो ये सबूत पता चलता है, इसके मतलब मार्क्स हैं, मार्क्स इन दी सिटी। दूसरा सबूत है, इन्होंने ना रेजर्वायर्स या वाटर बैरियर्स बनाने की कोशिश की। पर प्रॉब्लम क्या थी, ये जो बैरियर्स बना रहे थे ना वो वुड से बना रहे थे, लकड़ से बना रहे थे। लकड़ तेज चलते हुए पानी के आगे नहीं टिक पाएगी, वो टूट गई और आपका ये अल्टीमेटली चैनल खुला रहा। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ था। ठीक है, इससे पता चलता है ये कोई ऐसी चीज फेस कर रहे थे। तो शायद लोगों ने बहुत टाइम तक फ्लड से निपटने की कोशिश की, जब नहीं हो पाया तब उन्होंने अपने घर खाली करके कहीं और मूव करने का फैसला किया। तो वो इन शहरों से मूव आउट कर गए। दूसरा कारण भी आपका नदियों से ही जुड़ा हुआ है। वो है कि एक फ्लडिंग के बारे, चलो और पॉइंट भी बताऊंगा, एक्चुअली वो भी बताता हूँ। देखो, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, पहले वही डिस्कस कर लेते हैं सेकंड पॉइंट से पहले। एक तो ये रिवर फ्लडिंग हो रही थी। अगली चीज आपकी, इवन जो सी लेवल है, समुद्र का लेवल भी तो बढ़ने लगेगा। अगर नदियों का पानी बढ़ रहा है, हर जगह समुद्र का पानी भी बढ़ने लगेगा। अगर समुद्र का पानी बढ़ रहा है तो आपके अल्टीमेटली जो भी शहर समुद्र के साथ बने हैं वहां पे पानी एंटर करना शुरू हो जाएगा। इंडस वैली की एक साइड, अगर आपने मैप पढ़ा हो और नोट साथ साथ पढ़ रहे हो, तो लोथल, ये आपकी पोर्ट सिटी है
कहाँ पे, कौन सी स्टेट में? गुजरात। गुजरात। लोथल, लोथल में भी ये वुडन बैरियर्स बना रहे थे कि समुद्र का पानी अंदर ना आ सके, पर ऑब्वियसली वो किसी काम के नहीं थे और समुद्र का पानी अंदर आने लग गया था। इस कारण ये सारी की सारी चीजें आपकी हुई होंगी। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद अगली चीज की बात करें तो अगली चीज के सबूतों में ये भी चीज है कि शायद आपके जो रिवर थे, रिवर ने कोर्स चेंज किया। इसका क्या मतलब है? देखो, अगर नदी आज इस जगह फ्लो कर रही है और आपने यहां अपना शहर बनाया हुआ है, आपका सारा का सारा सिस्टम इसके ऊपर टिका हुआ है, यहां से आप इरिगेशन, पीने के लिए पानी, हर चीज ले रहे हो, ठीक है, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, सब कुछ आप यहां से कनेक्टेड हो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में भी आपकी नदियों का यूज किया जाता था, ट्रेड और उन सारी चीजों में जब ट्रांसपोर्ट करना है, नदियों से भी ट्रांसपोर्ट किया जाता था, लैंड से भी ट्रांसपोर्ट किया जाता था। तो लाइफ इनकी इंडस वैली की रिवर्स के आसपास ही थी। अब कल सडनली आपकी ये नदी रास्ता बदल गई और अब इस साइड को जाने लग गई है। इससे क्या होगा कि ये एरिया बिल्कुल ड्राई पड़ गया, इस साइड पे तो बिल्कुल एक सूखी सी नदी ही अब रह गई है। अब जब इनके पास नदी ही नहीं बची, शहर वालों के पास अब रिसोर्सेज नहीं बची, जिस चीज के आसपास आपने शहर बनाया वही रिसोर्स नहीं बची, तो इस जगह पे रह के करना क्या है? तो इन लोगों ने इस जगह से भी मूव आउट करने का सोचा होगा। ठीक है, तो रिवर जब भी अपना कोर्स चेंज करेगी तो इस तरीके से भी शहर आपके खाली पड़ गए। अगली चीज जो है वो है आपका, कई शहरों में हमें सबूत मिले हैं कि वहां पे ना कोई बहुत मेजर फायर लग गई थी, जो फायर उनसे कंट्रोल नहीं हुई, अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, आग बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर लग गई थी। और उनसे जब वो आग कंट्रोल नहीं हुई तो उन्हें वो लॉन्ग टर्म में शहर खाली करने पड़े, जैसे कि आपका, ठीक है, आपका कालीबंगन भी हो गया, उसके अलावा एक और भी बता दूं, कोट दीजी। कोट दीजी आज के पाकिस्तान के सिंध में पड़ता है। यहां पे बहुत बड़ी फायर लगी थी, सब कुछ जल गया और इनसे कंट्रोल नहीं हुआ। इस कारण जब शहर का ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए इस आग में, तो शायद लोगों को दोबारा वहां पे बसना या तो सेफ नहीं लगा, या दोबारा पूरा शहर बनाना अपने आप में बहुत बड़ी मेहनत थी, इस कारण वो वहां से मूव आउट कर गए। ठीक है, लास्ट, ये आपका सेकंड लिखना था मैंने, ये आपका थर्ड लिखना था, फोर्थ, लास्ट, सॉरी, लास्ट कारण जो है वो ये लगता है कि शायद कोई इन्वेजन हुई थी। और क्योंकि इंडस वैली वालों के पास कोई प्रॉपर हथियार नहीं थे, क्यों? इनका क्योंकि सबसे प्राइमरी मेटल कॉपर था, तो इनमें कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं होगी। ठीक है, मतलब कोई भी फाइट करने के लिए अगर कोई और इनसे ज्यादा बेटर हथियार लेके आता है, कॉपर से क्या ही लड़ोगे तुम। तो इस कारण, ये इसी कारण शायद
इनके शहर इन्वेजन, बाहर से जो लोग आए उन्होंने ये शहर बने हुए देखे, उन्होंने इन शहर को लूटने के लिए, इनकी जगह ऑक्यूपाई करने के लिए हमला कर दिया। इन लोगों के पास कोई ज्यादा अच्छे हथियार नहीं थे तो ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए। ठीक है, हमें कोई नो स्टैंडिंग आर्मी के सबूत नहीं मिले हैं, कोई मतलब आर्मी थी इनके पास ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। ठीक है, नो डेफिनाइट प्रूफ ऑफ हॉर्सेस, घोड़े थे या नहीं थे इनके पास इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं है, ठोस नहीं है। क्यों? हमें आज तक सिर्फ 1 हॉर्स रिमेन ही मिला है, एक ही घोड़े का आज तक रिमेन मिला है, वो भी आपके लोथल शहर में मिला है। लोथल जैसे मैंने अभी बताया एक पोर्ट शहर था जहां से लोग बाहर से भी आते थे, तो ऐसा भी हो सकता है कोई पर्सन, क्योंकि उसके ओनर को भी साथ में दबाया हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है वो पर्सन बाहर से आया हो, अपनी शिप के अंदर ही अपना घोड़ा लेके आया हो, और उसके बाद उसकी बाई चांस इंडिया के अंदर ही डेथ हो गई, और जब उसकी डेथ होगी तो उसे इंडिया के अंदर ही दबा दिया। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी एक डेफिनेट प्रूफ नहीं है कि इनके पास घोड़े थे जो लड़ाई के लिए अच्छे हैं, उसके बाद कोई इनके पास कॉपर नहीं था। अगला हमारे पास जो सबूत है कि ये वॉल्स बना रहे थे अराउंड सिटाडेल, तो जो मेन इनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का इलाका है उसके आसपास दीवारें क्यों ही बना रहे होंगे? अपने लोगों से तो कोई खतरा नहीं हो सकता, तो कोई और ही होगा जिसके लिए खतरा होगा, जिसके लिए चारों ओर तुम दीवारें बना रहे हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो अपने मेन एरिया को। तो इस तरीके से इनकी ये सारी की सारी चीजें एग्जिस्ट करती थी, इसलिए हमें लगता है कि इन्हें शायद इनके कई शहरों में इन्वेजन हुई। एक और सबूत जो है, जो मोहिंजो दारो शहर है ना, जो दारो मोहिंजो दारो जो शहर है ना, मोहिंजो दारो का एक्चुअली मतलब ही होता है ग्रेवयार्ड। क्यों? मोहिंजो दारो की जो स्ट्रीट्स है ना, जो गलियां हैं, वहां पे हमें लोगों की लाशें मिली हैं। ठीक है, डेड बॉडीज ऑफ द पीपल एज इफ दे वर रनिंग, जैसे वो भाग रहे थे किसी चीज से और भागते भागते मारे गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी थ्योरीज हैं, सारी थ्योरीज हैं, क्योंकि किसी भी चीज के ठोस सबूत नहीं है। ठीक है, कि इसी चीज के कारण खत्म हुआ है, ये कोई ठोस सबूत नहीं है। तो ये माना जाता है कि देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत सारे प्रेशर फेस कर रही थी, कहीं पे आग भी लग रही थी, कहीं पे रिवर की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, फ्लडिंग की प्रॉब्लम, और उसी के बीच में इन्वेजन भी हो रही होगी। ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए लोगों ने इन शहरों से दूरी भागने का फैसला किया ताकि अपनी सेफ्टी बनाई रख सकें। इस कारण ओवरऑल आपके सारे शहर खाली हुए होंगे। ठीक है, ये सपोज किया जाता है। क्लियर है? इस तरीके से माना जाता है कि इंडस वैली इसी तरीके से खाली हुई होगी। अब इन्वेडर थे कौन? देखो ये अब थ्योरी प्रमोटेड इसी के अंदर ही है। जो इन्वेडर्स थे वो थे आपके आर्यंस। अब ये आर्यंस कौन है? देखो आर्यंस एक बहुत ही ना मिस्टिक मिस्टिक्स रेस है, रेस तो क्या ही है, कॉस्कोजॉइडी थे, मतलब एक ट्रेडिशनल टाइम पे, और इनके बारे में बहुत सारी दुनिया में फोकलोर्स लिखे गए हैं। ये ना एक वॉरियर क्लैन था, इन्हें लड़ना ही पसंद था, ये लड़ाइयों में ही रहते थे। ठीक है, ये लोगों ने माना जाता है कि आर्यंस आपके इंडिया की तरफ आए, इन्होंने इंडस वैली के शहर देखे और इन्होंने उन शहरों के ऊपर हमला कर दिया। उन शहरों के ऊपर जब हमला हुआ तब आपके जितने लोग वहां से भाग सके वो तो भाग लिए,
और बाकी सारे लोग वहीं पे या तो मारे गए या उन्हें गुलाम बना दिया गया, ठीक है, स्लेव्स बना दिया गया। तो ये आर्यंस के पास ऐसा क्या था, देखो ये वॉरियर क्लैन थे, इनके पास सबसे पहले तो नॉलेज ऑफ आयरन थी, लोहा कैसे तलवारें बनानी है, ढाल बनानी है, ये सारी नॉलेज थी। दूसरा, इनके पास हॉर्सेस, घोड़े भी थे, ठीक है। अब ये आए कहां से हैं उसकी भी अलग अलग थ्योरीज हैं। कई लोग कहते हैं कि जैसे आपके जो तिलक, आपके लोकमान्य तिलक, आपने नाम सुना होगा, वो जो थे उनका कहना था कि ये लोग आर्कटिक के एरिया से आए हैं, जो बिल्कुल ऊपर रशिया के टॉप पे जो बर्फीला एरिया पड़ता है, ये उस साइड से आए हैं, ठीक है। कई लोगों का कहना है ये सेंट्रल एशिया से आए थे, जो आज उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारा एरिया। कई लोगों का कहना है जो कॉकस के पहाड़ हैं जो टर्की के वहां पड़ते हैं, ये वहां से आए। इनमें से कुछ लोग, मतलब जो कॉकस के पहाड़ हैं, वो एक तरह से डिवीजन है एशिया और यूरोप की, ठीक है, जो कॉकस के पहाड़ हैं। कई लोगों का कहना है कि ये एक्चुअली कॉकस के पहाड़ों में ही रहते थे, और इनमें से कुछ लोग नॉर्थ साइड चले गए, ये आपके टर्की और मतलब ऊपर यहाँ पे इस टाइम रशिया और टर्की की बॉर्डर लगती है। अब जो बीच में पहाड़ हैं ये हैं आपके कॉकसस के। ये जो कॉकस के पहाड़ हैं, ये कहते थे ये लोग इसी एरिया के आसपास रहते थे। इनमें से कुछ लोग ऊपर नॉर्थ को चले गए और कुछ लोग नीचे साउथ को इंडिया की तरफ आ गए। कुछ लोग ऊपर यूरोप की तरफ चले गए और कुछ इसलिए। इसके क्या सबूत है कि ये कॉमन जगह से ओरिजिनेट हुए हैं? क्योंकि आपके जो आर्यंस हैं, आर्यंस ने जो आगे लैंग्वेजेस लिखी इंडिया के अंदर, जैसे संस्कृत लाने वाले ये लोग थे, जो संस्कृत लैंग्वेज बनी है, संस्कृत लैंग्वेज और जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपकी मॉडर्न टाइम में जर्मनी होगी, ठीक है, फ्रेंच होगी, लैटिन होगी, उसके बाद स्पेनिश होगी, ये सारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ये सारी लैंग्वेजेस, इवन इंग्लिश होगी, ये सारी लैंग्वेजेस एक दूसरे से मेल खाती हैं। संस्कृत से लॉन्ग टर्म में हिंदी बन गई है, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेजेस एक दूसरे से मेल खाती हैं, या इनमें कई वर्ड्स एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, जैसे एक ही जगह से ओरिजिनेशन उनका हो, बाद में धीरे धीरे थोड़े थोड़े अलग हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों लैंग्वेजेस कनेक्टेड है। इसलिए इन जो लैंग्वेजेस है ना, इन लैंग्वेजेस की कैटेगरी भी है जिन्हें कहते होते हैं इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, ठीक है। जितनी भी अब नॉर्थ इंडिया में और भी लैंग्वेजेस होगी, सारी इस कैटेगरी में आते हैं। हिंदी होगी, ठीक है, फिर पंजाबी होगी, जैसे ये सारी इसी कैटेगरी की लैंग्वेजेस हैं। क्लियर है? ठीक है। तो अब ये जो लोग आए, अब यही चीज अगला क्वेश्चन खड़ा करती है। अब नॉर्थ वेस्ट में एक्चुअली जो लोग आके रहने लग गए थे, वो थे आपके आर्यंस, जिन्होंने इंडिया के अंदर शुरू की वैदिक एज। अब ये भी एक थ्योरी तो ये है कि वैदिक एज इन्होंने शुरू की। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जब आपके इंडस वैली के लोगों के लिए सस्टेनेबल नहीं रहा शहरों के अंदर रहना, उन्होंने, मतलब क्योंकि शहर आपके बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ने लग गए, प्लस मेंटेन करना मुश्किल होने लग गया, प्लस आपकी रिसोर्सेज कम होती गई, जैसे पानी डाइवर्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो इंडस वैली के लोगों ने ही धीरे धीरे अपने आप को रूरल लाइफस्टाइल में ढाल दिया। तो मतलब जो शहरों में रहने वाली सिविलाइजेशन थी, क्योंकि वहां से लोग अलग अलग झुंडों में अलग अलग होते रहे, धीरे धीरे अर्बन एरियाज को छोड़ छोड़ के आपके रूरल लाइफस्टाइल में रहने लगे, क्योंकि उन्हें वो ज्यादा अफोर्डेबल और ज्यादा बेटर लगने लगा, ठीक है। तो ये भी माना जाता है कि शायद इंडस वैली के लोग ही थे। दूसरी साइड पे अगर आर्यन थ्योरी बोलो तो वो इसलिए ज्यादा सपोर्ट करती है क्योंकि देखो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ना,
इसकी एक बहुत बड़ी चीज है जो अभी तक मैं आपको कल से लेक्चर पढ़ा रहा हूं, एक चीज मैं बार बार बोली जा रहा हूं कि हमें लगता है कि ये ऐसे करते होंगे, हमें लगता है कि ऐसा होगा, तो हमें डेफिनेटली पता क्यों नहीं है कि क्या करते थे। उसका आंसर ये है कि इनकी जो लैंग्वेज है ना, ये जो लैंग्वेज बोलते थे, इनकी लैंग्वेज थी अल्फा पिक्टोरियल। इसका क्या मतलब है कि जब ये लिखते थे ये अल्फाबेट्स भी यूज करते थे, प्लस उसी के अंदर पिक्चर्स भी ड्रॉ करते थे। अब ये जो अल्फाबेट्स है ना, ये अल्फाबेट्स मेल नहीं खाते संस्कृत है ये सारी लैंग्वेजेस से, तो ये ऑब्वियसली इन लैंग्वेजेस के साथ नहीं जुड़े होंगे। तो ये मेल किसके साथ खाते हैं, इसका जो मैच है, मैच विद द्रविडियन लैंग्वेजेस। जो आज साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं, इनके अल्फाबेट उनके साथ मेल खाते हैं। आर्यन इन्वेजन की थ्योरी ये भी कहती है कि जो नॉर्थ इंडिया में लोग आए, ये ओरिजिनली इंडिया को बिलोंग ही नहीं करते थे, ये बाहर से थे। इन्होंने इस एरिया पे हमला किया, यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उन्हें यहाँ से भागने पे मजबूर किया अपनी जान बचाने के लिए, और उन्हें भागते हुए साउथ इंडिया की तरफ मूव करना पड़ा ताकि वो बच सके। तो वो जंगलों की साइड चले गए ताकि वो बच सके, ठीक है, और धीरे धीरे डाउन साउथ मूव कर गए। तो इस तरीके से उनकी लैंग्वेज उनके साथ मेल खाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है कि वैदिक लैंग्वेज जो है वो संस्कृत थी, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लैंग्वेज है वो अल्फा पिक्टोरियल है, और वो मैच खाती है द्राविडियन से। और एग्जैक्टली उन्होंने लिखा क्या है, देखो अगर हम उनके एक्चुअली उन्होंने टेक्स्ट लिखे हुए हैं, पर प्रॉब्लम क्या आती है, आज तक जो इनकी लैंग्वेज है नॉट डिसाइफर्ड है। इसका क्या मतलब है कि इसे पढ़ा ही नहीं जा सका आज तक। तो इन्होंने लिखा क्या है उसका हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, ठीक है, ये क्या कहना चाहते हैं, क्या लिखा है इन्होंने, वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि आपके ये लैंग्वेज अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। इस कारण ये सारी की सारी चीज कह रहा है, कोई भी डाउट, ठीक है, ये नॉट डिसाइफर्ड है, ठीक है। अब वैदिक एज की तरफ चलते हैं, वैदिक एज को थोड़ा स्टडी करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये जो वैदिक कल्चर के लोग थे, जब ये स्टार्टिंग में इंडिया आए, ये सिर्फ एक रूरल सिविलाइजेशन थी। इन्होंने गांव बसाए हैं, शहर नहीं बसाए। इसका मेन कारण ये था क्योंकि ये नोमैड्स थे। नोमैड्स होता है जो एक जगह पे नहीं रहते, लगातार मूव करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो मेन ऑक्यूपेशन थी वो खेती नहीं थी। मेन ऑक्यूपेशन ये पेस्टोरल पीपल थे। इसका क्या मतलब है, इन्होंने बेसिकली काउ जैसे जानवर रखे हुए थे, काउ रखी हुई थी, बहुत सारी गायें रखते थे। ये क्या करते थे, गाय को चारा खिलाया और गाय ने जो प्रोड्यूस दिए, दूध दही, ठीक है, ये सारी चीजें खुद कंज्यूम कर ली। तो ये इन चीजों के ऊपर सरवाइव करते थे, ठीक है। तो इनका ये एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं थे, ये लगातार मूव करते रहते थे, जहां जहां घास होगा वहां पे अपने जानवरों को खिलाया, फिर आगे मूव कर गए। इस तरीके से ये लगातार चलते रहेंगे, क्लियर है। अब ये सारी चीज में वैदिक कल्चर में अगली चीज, ये जो वैदिक लोग थे इन्हें वैदिक कल्चर क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इंडिया के 4 वेदास लिखे हैं।
जो आपके हिंदुइज्म में 4 वेद माने जाते हैं वो इन्होंने लिखे हैं, इसी कारण ये वैदिक एज बनती है। 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद और लास्ट में अथर्ववेद। अथर्ववेद। सर जी सर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀक्वेंस ਹੀ ਬਣਦਾ? नहीं, अलग अलग जैसे मर्जी याद कर लो। ओके। हाँ हाँ, कोई सीक्वेंस में कोई वो नहीं है, बस ये याद रखना कि जो ऋग्वेद है ये इनमें से सबसे ओल्डेस्ट है, और ओल्डेस्ट में भी ये सेंचुरीज पहले लिखा गया है, ये बहुत, बाकी 3 बहुत लेट आए। इसलिए जब इन्होंने सोसाइटी शुरू ही की थी ना, तब सिर्फ एक ऋग्वेद ही एग्जिस्ट करता था, ये बाकी सारे बाद में आए हैं। इसीलिए हम जब वैदिक पीरियड को पढ़ते हैं ना, पूरा का पूरा जो वैदिक पीरियड है अपने आप में, ये सारा वैदिक पीरियड मान लो, इस पूरे वैदिक पीरियड को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक जब इनकी अर्ली सोसाइटी थी, और बाद में जब सोसाइटी मैच्योर होगी। अर्ली सोसाइटी को हम कहते हैं ऋग और अर्ली वैदिक सोसाइटी, क्योंकि तब अर्ली वैदिक एज लिख दो, सोसाइटी ऊपर वर्ड लिख दिया, क्योंकि तब सिर्फ एक ही वेद लिखा गया था, ऋग्वेद। ठीक है, बाद वाले टाइम पे आपके बाकी 3 वेद लिखे गए हैं, उसे कहते हैं लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज, ठीक है। तो ये चीज, ठीक है, तो ऐसे आपकी 2 एजेस बांट दी गई। क्लियर है? ये सारे बाद में लिखे गए हैं। अब ये सारी चीज है क्या क्या? देखो, जो ऋग्वेद है, ये चारों वेद किस किस चीज के हैं, इसके बारे में बात करें। ये चारों वेद आपके कोई ना कोई अलग अलग चीजों को स्पेशली डील करते हैं। जैसे ऋग्वेद के अंदर आपके हाइम्स दी गई हैं, शब्द दिए गए हैं जो सारे प्रेज ऑफ गॉड में है, भगवान की प्रेज में है। काउ इस साइड को लिख दो, ठीक है, कहीं ये ना लगे काउ की प्रेज में है, भगवान की प्रेज में आपके सारे के सारे शब्द लिखे गए हैं इसके अंदर। सोमवेद क्या है? सोमवेद को बुक ऑफ म्यूजिक भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें आपके मंत्र, जो ऊपर सारे मंत्र या शब्द लिखे गए हैं, उन्हें पढ़ना कैसे है उसके बारे लिखा हुआ है। ठीक है, क्या टोन यूज करनी है, कहाँ हाई कहाँ लो, ये सारी चीजों की गाइडेंस इसके अंदर है। ठीक है, और यही चीजें डिफाइन करती हैं कि कैसे पूरे की पूरी चीजों को पढ़ा जाए। तो सोमवेद इस चीज का है। यजुर जो किताब है, ये है आपकी बुक ऑफ सैक्रिफाइसेस। ठीक है, इसके अंदर आपके सैक्रिफाइसेस एंड उसके साथ में एंड रिचुअल्स, कोई रिचुअल परफॉर्म करना है, कोई सैक्रिफाइस परफॉर्म करना है, उसकी डिटेल्ड गाइड है ये, कि कैसे कैसे परफॉर्म करना है, क्या क्या करना है, वो सारी चीज के बारे इसमें दिया है। लास्ट में है आपके अथर्ववेद। अथर्ववेद आपकी बुक ऑफ स्पेल्स एंड चार्म्स है। जैसे आपने मॉडर्न टाइम पे भी कई बार सुना होगा, लाल किताब जैसे रेफर कर देते हैं, ये जादू टोने की किताब है, इसके अंदर जादू टोना मंत्र ऐसी चीजें ही दी हुई हैं। ठीक है, पढ़ने ना बैठ जाना इसे,
कि सही है लाइफ बन जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कई बार उल्टी चीजें असर कर जाती हैं, ऐसी चीजों से दूर ही रहा करो। ठीक है, तो ये आपके 4 वेद लिखे गए हैं। तो इस तरीके से आपकी सारी की सारी चीजें जो लिखी, इसी कारण इस पूरी एज को वैदिक एज कहते हैं। अब हम सारी चीजों बारे जब स्टडी करते हैं, हम इन्हीं 2 पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं कि अर्ली सोसाइटी कैसी थी और लेटर सोसाइटी कैसी थी। क्योंकि ओवर द टाइम इन सोसाइटी जैसे शुरू हुई और बाद में जैसे बन गई, इन सारी चीजों में काफी ज्यादा फर्क आया। जैसे कि शुरुआत करेंगे अर्ली एज से। सबसे पहले अर्ली वैदिक एज में स्टडी करते हैं आपकी सोसाइटी को। सोसाइटी कैसी थी। अब जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी, इसमें यहीं पे आपके पूरी सोसाइटी को 4 वर्ण में बांट दिया गया था। वर्ण का मतलब अलग अलग कैटेगरीज में आपके लोगों को बांट दिया गया था। पर ये जो डिवीजन की गई थी ना लोगों की, ये उस टाइम पे की गई थी बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। वो क्या काम करते हैं, ऋग्वेद ने उसके मुताबिक डिवीजन की थी कि आप लाइफ में क्या काम करते हो, उसके मुताबिक आपकी डिवीजन। जैसे आप अगर इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट ऐसे जो फील्ड में होते हैं, आज के टाइम पे हम उन्हें कहते हैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। ठीक है, फिर अगर आप ये मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स और इन सब में जाते हो तो आप ब्लू कॉलर जॉब कर रहे हो। आप अगर कॉर्पोरेट, ये सर्विस सेक्टर, इन सब में व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हो। तो ये सारी चीजें ऑक्यूपेशन बेस्ड वो चीजें हैं। तो आज हम ऐसे डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी करने लगते हैं। तो ये बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन था। ठीक है, और इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन स्टार्टिंग में नहीं थी। जब ये बिल्कुल स्टार्ट हुआ, जो इंसान अपनी लाइफ में जो करियर चूज करेगा वो उसी वर्ण को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये सिर्फ करियर बेस्ड थे। इसमें आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्र। ठीक है, ये 4 वर्ण में आपकी सारी सोसाइटी बांटी गई थी। अब जो लोग आपके रीडिंग और राइटिंग और टीचिंग का काम करते थे, टीचिंग एंड रिलीजियस एक्टिविटीज, इन सबको ब्राह्मण्स बोला जाता था। जो लोग सोल्जर्स, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे काम करते थे, उन्हें क्षत्रिय बोला जाता था। आगे वैश्यास, वैश्यास जो लोग आपके ट्रेडर्स, मर्चेंट्स थे, उन सबको वैश्य बोला जाता था। और लास्ट में आगे शूद्र। शूद्र वो थे जो आपके एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ऐसी चीजें करते थे, उन्हें शूद्र बोला जाता था। पर फिर से बता दूं, ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं था। एक सिंगल परिवार के अंदर अगर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पर्सन जो पढ़ाई लिखाई का काम कर रहा है वो ब्राह्मण हो, जो सोल्जर है वो क्षत्रिय हो, उनमें से अगर कोई एक व्यापार का काम कर रहा है वो वैश्य हो, और जो खेती कर रहा है वो शूद्र हो। तो एक परिवार में सारे वर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डिस्क्रिमिनेटरी नहीं था। दूसरी चीज, यहां इस टाइम की सोसाइटी में मेन एंड वुमेन इक्वल थे, ट्रीटेड इक्वली, बराबर थे। उनमें कोई भी स्टेटस का, किसी चीज का कोई फर्क नहीं किया जाता था। ठीक है, वो आपस में बिल्कुल बराबर थे। इसके अलावा मतलब इसके मैं सबूत देता हूं। सबूत ये है
कि जो उस जमाने पे वुमेन थी उन्हें परमिशन क्या थी, वो वैसे ही पार्टिसिपेट करती थी इन ऑल रिलीजियस एक्टिविटीज, वो सारी रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी, उन्हें अलाउड था allowed to choose लाइफ पार्टनर, वो किसके साथ शादी करना चाहती हैं ये फैसला उनका अपना था, कोई भी उन्हें फोर्स नहीं कर सकता था, वो खुद चूज कर सकती थी वो किसके साथ शादी करना चाहते हैं। अगली चीज, अगर कोई विधवा हो जाए, विडो मैरिज अलाउड थी, ठीक है, नो प्रूफ ऑफ सती के कोई सबूत नहीं मिले हमें अर्ली एजेस में, ठीक है, कोई डेफिनेट सबूत नहीं मिले हैं कि अर्ली एज में ही होता था, ना ऋग्वेद में ऐसा कुछ लिखा है, वो सारी चीजें ऋग्वेद या बाकी उस टाइम पे जो किताबें लिखी गई उनमें किसी में प्रेजेंट नहीं है ये। उसके बाद आपके नो डॉरी, डॉरी जैसी दहेज जैसी कोई प्रैक्टिस नहीं थी, ठीक है, नो डॉरी प्रैक्टिस। इसके बाद और क्या, किसमें इक्वल थे, एक 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 कोई एक पॉइंट अभी मेरे दिमाग में था अचानक, सती हो गया, रीमैरिज हो गया, लाइफ पार्टनर हो गया, रिलीजियस एक्टिविटीज होगी, एक सोशल, हाँ, पॉलीगैमी was only in royals, नहीं सॉरी, was rare, सॉरी, ठीक है, मोस्टली मोनोगैमी। अब ये मोनोगैमी पॉलीगैमी क्या होता है, सो बेसिकली आपकी अलग अलग ये प्रैक्टिसेस होती हैं मैरिज के रिगार्डिंग, दो वर्ड्स मोनो और पॉली। मोनो का मतलब होता है सिंगल वन, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। इसके अगेंस्ट वर्ड होते हैं गैमी और एंड्री। पॉलीगैमी, सॉरी, मोनोगैमी, मोनो एंड्री, पॉलीगैमी, पॉली एंड्री। गैमी का मतलब होता है वाइफ, एंड्री का मतलब होता है हस्बैंड। तो यानी कि इसके यहाँ पे वर्ड्स दो बन गए, मोनोगैमी जिसका मतलब होता है वन वाइफ, एक वाइफ है, पॉलीगैमी जिसका मतलब मल्टीपल वाइफ्स है, एक से ज्यादा बीवियां हैं। यहां पे दो चीजें बन गई, मोनो एंड्री यानी कि वन हस्बैंड है, दूसरी साइड पे पॉली एंड्री जहां पे मल्टीपल हस्बैंड्स है, जैसे आपके महाभारत के केस में था, ठीक है। तो ये आपकी सारी प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती होती हैं। तो ये चार डेफिनेशंस, तो यहाँ पे आपकी मल्टीपल वाइफ रखने की प्रैक्टिसेस रेयर थी, तो इस कारण ज्यादातर आपकी मोनोगैमी सिंगल वाइफ ही होती थी, सिंगल हस्बैंड सिंगल वाइफ। तो इस कारण डिस्क्रिमिनेशन ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि एक सिंगल लेडी ही एग्जिस्ट करती है फैमिली में, ठीक है, मतलब एक हस्बैंड के लिए एक सिंगल लेडी ही एग्जिस्ट करती है।
तो इस कारण हम कहते हैं कि वुमेन का स्टेटस ऑलमोस्ट इक्वल था। और इसके अलावा ऑल्सो participated in political affairs, उन्हें पॉलिटिकल अफेयर्स में भी पार्टिसिपेट करना अलाउड था। कैसे, इसके सबूत क्या मिलते हैं? देखो, जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी, जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी, ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी थी। यहां पे सारी ट्राइब, देखो ये ट्राइबल्स के तौर पे, रूरल एरिया में ट्राइबल्स के तौर पे रहते थे, सारे के सारे एक विलेज को बोलते थे जन। जन को विलेज को भी बोल सकते हैं और पूरी एक ट्राइब को बोल सकते हैं, उन्हीं का एक गांव बनता था। तो जन होता क्या था, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए दो बॉडीज एग्जिस्ट करती थी आपकी। एक थी आपकी सभा और एक थी आपकी समिति। जो ये समिति थी ना, ये ऑल एडल्ट्स, यानी कि इसके अंदर मेल्स एंड फीमेल दोनों आ गई, ऑफ द विलेज gathered and took the decision। ये एक साथ एक जगह पे इकट्ठे होके सारे के सारे फैसले लेते थे। ये था आपका समिति। सभा आपकी बॉडी थी ऑल एल्डर मेल्स। जो कुछ छोटे ग्रुप में फैसले लेने हैं, वहां पे सिर्फ जो घर के सबसे बड़े होंगे, सारे एडल्ट्स मेल भी नहीं, जो घर पे सबसे बड़ा कोई भी मेल मेंबर होगा, वो उस तरीके से। क्योंकि जो आपकी सोसाइटी थी, ऐसा नहीं था कि देखो बिल्कुल इक्वल नहीं थी सोसाइटी, काफी हद तक सोसाइटी इक्वल थी, क्योंकि इनकी सोसाइटी तब भी पेट्रियार्की was their system with patrilineal succession। अब ये क्या होते हैं, अब ये भी वर्ड्स बता दूं, ठीक है? ये जगह जगह बार बार सुनोगे पेट्रियार्की, पेट्रिलिनियल, तो पहले क्लियर कर देना चाहिए। दो वर्ड्स पहले ये आर्की वाली साइड, ये टी आना था यहाँ पे, आर में, जल्दी जल्दी में गलती कर दी। पेट्रियार्की, पेट्री वर्ड एक साइड पे है। अब पेट्री वर्ड से दो वर्ड बनते हैं, मतलब दो चीजें जुड़ती हैं, सॉरी पेट्री से नहीं, पेट्री और एक होता है मेट्री, ठीक है? एक साथ ही एक्चुअली बना दो, दूसरा वर्ड भी यही समझा दो। पेट्री वर्ड और दूसरा है मेट्री वर्ड। यहाँ पे वर्ड समझाने वाले जो हैं वो है आर्की क्या होता है, और दूसरा होता है लीनियल क्या होता है। अलग अलग डेफिनेशंस बनेंगी, पहले इन दोनों डेफिनेशंस को समझो, क्योंकि डेफिनेशंस अलग अलग है, इनका आपस में कुछ लेना देना नहीं है, मतलब डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे दो वर्ड बन गए, पेट्रियार्की और मेट्रियार्की। पेट्रियार्की का मतलब होता है मेल हेड ऑफ द फैमिली। मेट्रियार्की का मतलब है फीमेल हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है? वहीं पे दूसरी साइड पेट्रिलिनियल और
दूसरा है मेट्री लीनियर। तो चारों को एक साथ समझाता हूं, बस लिख दो। यहां पे प्रॉपर्टी गोज फ्रॉम फादर टू सन। मेट्रीलिनियर में प्रॉपर्टी गोज फ्रॉम मदर टू डॉटर। अब ये क्या है? देखो सबसे पहले पेट्रियार्की और मेट्रियार्की। देखो पेट्रियार्की का मतलब होता है जो पूरे परिवार का हेड होगा वो एक मेल मेंबर होगा। जो घर पे सबसे बुजुर्ग मेल मेंबर होगा वो अपने आप हेड होगा पूरे परिवार का। सेम चीज मेट्रियार्की में। मेट्रियार्की में क्या होता है, जो सबसे सीनियर फीमेल होगी वो फैमिली की हेड होगी, मेल नहीं फीमेल। ठीक है। आर्की वर्ड का मतलब होता है हेड, कौन होगा, मेट्री मतलब फीमेल। तो ये हेड को रिप्रेजेंट करते हैं आर्की। लीनियर वर्ड है आपकी प्रॉपर्टी के लिए। देखो जब आपकी सोसाइटी में जो फादर की प्रॉपर्टी है वो बेटे को, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, इस सीक्वेंस में मिलती है, उसे कहते हैं पेट्रीलिनियल सोसाइटी। ठीक है, कि मेल्स की साइड सारी प्रॉपर्टी शिफ्ट हो रही है, ओनरशिप भी मेल की है प्रॉपर्टी के ऊपर, आगे फॉरवर्ड भी बेटे को प्रॉपर्टी दी, फिर उसने अपने बेटे को दी, वो सारी चीज, वो पेट्रीलिनियल है। दूसरी साइड है मेट्रीलिनियल। मेट्रीलिनियल का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी की, पहली बात तो ओनर होते हैं वो सारी फीमेल्स ही होती हैं, उसके बाद उनकी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी फॉरवर्ड होनी है कभी भी, वो फीमेल टू फीमेल होती है, यानी कि मदर अपनी डॉटर को, वो आगे अपने डॉटर को, वो आगे अपने डॉटर को, इस सीक्वेंस में। तो ये है मेट्रीलिनियल, वो है पेट्रीलिनियल। ये चारों डेफिनेशंस क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक था आज का लेक्चर।